नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 हिस्ट्री क्लास 6 से। चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स व्यापारी, किंग्स राजा एंड पिलग्रिम्स यात्री। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये बच्ची का पिक्चर है। इस बच्ची का नाम है जागिनी। वो कहाँ पे है? एट द मार्केट। कहाँ पे? बाजार में है। जागनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। किसकी तरफ उसका ध्यान है? एक फेयर यानी कि मेला, गांव के मेले की तरफ। शी लव्ड टू सी, उसे बहुत अच्छा लगता था देखना एंड टच और छूना द पॉट्स एंड पैन्स ऑफ द शाइनी स्टील। बर्तन और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो हैं स्टील की चमकदार होती थी। ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, चमकती हुई खूब काफ़ी ब्राइट कलर की जो हैं बकेट, प्लास्टिक की बाल्टियाँ उसको पसंद थी। क्लोथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के डिज़ाइन से बने हुए कपड़े। एंड क्लॉक वर्क टॉयज़, टॉयज़ के ऊपर जो क्लॉक वर्क होता था वो भी उसे बहुत पसंद था। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी, वो सब कहाँ से आते थे? बाजार से आते थे, शहरों से आते थे। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेज एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। जो लोग वहाँ पे क्या करते थे ना, अपना सामान रखते थे लाके बेचने के लिए, वो सब लोग कहाँ से आते थे? वो आते थे शहर से बसेज में या फिर ट्रक्स में, और वापस जैसे ही मेला खत्म हुआ शाम को तो अपने सामान को लेकर समेट कर वो चले जाते थे। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, वो क्यों हमेशा चलते रहते? शी वॉन्डर्ड, उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स, उसकी मम्मा ने उसे समझाया कि बेटा ये कौन है? व्यापारी हैं। पीपल हु ब्रॉट थिंग्स वर वेयर दे वर मेड, ये वो लोग होते हैं जो सामान खरीदते हैं जहाँ बनता है, वहाँ से खरीद के लाते हैं। एंड सोल्ड देम एल्सवेयर, और दूसरी जगह जाके बेच देते हैं। ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, कैसे पता करें व्यापार और व्यापारियों के बारे में? यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में? हमने पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है। तो दिस फाइन पॉटरी, ये बहुत जो सुंदर बर्तन थे, स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स, डोंगे और प्लेट्स जो होती है जिसमें खाना खाया जाता है, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। देखो पूरे उपमहाद्वीप भारतीय ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं सभी जगहों पे। हाउ डू यू थिंक इट रीच टू दीज प्लेसेस? देखो ये प्लेट्स, ये बाउल्स, ये पॉटरी नॉर्दर्न ब्लैक, स्पेशली ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। ठीक है। ये नॉर्थ का स्पेशलिटी है, तो ये साउथ में भी देखने को मिली, ईस्ट में मिली, वेस्ट में भी मिली। कैसे मिला ये? तो ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट वन प्लेस। देखो जहाँ ये बनती होंगी ना, वहाँ से कौन लेके जाता होगा? व्यापारी लेके जाते होंगे बेचने के लिए दूसरी जगह पे। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, दक्षिण भारत में क्या हुआ करता था? सोना हुआ करता था। स्पाइसेस हुआ करते थे, स्पाइसेस यानी मसाले, स्पेशली पेपर। पेपर ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण स्पाइस हुआ करता था। एंड प्रेशियस स्टोन्स, और कीमती पत्थर जो होते थे, वो मूल्यवान जो पत्थर होते थे। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में पेपर का यानी कि काली मिर्च का बहुत ही डिमांड हुआ करता था। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, इतना पसंद था, इतना डिमांड था वहाँ पे, ऐसा माना जाता था कि ये काला सोना है। सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स। जो व्यापारी होते थे वो कैसे लेके जाते होंगे? उस टाइम जहाज थे क्या? एरोप्लेन हुआ करते थे क्या? बड़े बड़े जहाज नहीं हुआ करते थे, तो वो शिप्स पे ही लेके जाया करते थे सारा सामान। एंड बाय लैंड इन कारवांस, और कभी कभी ज़मीन से भी लेके जाया करते थे तब, लेकिन वो ग्रुप्स में जाया करते थे, कारवां बना के जाया करते थे, ताकि कोई रॉबर का अटैक का डर ना हो, कोई जानवर का डर ना हो, जंगलों से गुजरना है, रेगिस्तान से गुजरना है, एक दूसरे की हेल्प भी हो जाया करती थी। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा व्यापार रहा होगा इंडिया के साथ, क्योंकि बहुत सारे रोमन कॉइन्स जो हैं दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ दे एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया? क्या आप सोच सकते हैं? हमने क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि वो इसीलिए आए यहाँ पे क्योंकि व्यापार होता था, यहाँ से सामान बेचा जाता था, बदले में वो लोग गोल्ड के कॉइन हमें देते थे। ठीक है। अ पोएम अबाउट ट्रेड, ट्रेड के बारे में एक पोएम की बात करते हैं। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम। देखो जो संगम की, हमने संगम के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो ये जो पोएम्स हैं या कविताएं हैं उस समय की, हियर इज वन विच डिस्क्राइब्स गुड्स ब्रॉट इनटू पुहर। पुहर क्या है? बंदरगाह है साउथ इंडिया में। एन इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट क्या होता है? पूरब। पूरब जो देखो, अगर इंडिया को देखोगे ना, इंडिया का मैप देखो अच्छे से, तो ये साउथ वाला पोर्शन है। ठीक है। ये साउथ वाला, साउथ में ये वेस्ट आ गया ना, ठीक है, ये ईस्ट आ गया। ठीक है। तो ईस्ट वाले पोर्शन में ही पुहर पड़ता था। ठीक है। पुहर एक बंदरगाह है। एन इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द ईस्टर्न कोस्ट, स्विफ्ट prancing horses by sea in ships। देखो समुंदर में, समुंदर के रास्ते से बहुत ही अच्छी ब्रीड के घोड़ों को लाया जाता था। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, और जो बुलक कार्ट्स होते थे, कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ियों से बहुत सारे जो बोरियों की बोरियां होती थी वो लेके जाते थे पेपर। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालयाज, ये कहाँ पे मिलता है? हिमालयाज में। सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल, सैंडलवुड होता है चंदन। चंदन सुना है ना आप लोगों ने? चंदन, ये पूजा में भी लगते हैं और बहुत ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लगता है ये। ठीक है। बॉर्न इन वेस्टर्न हिल्स, कहाँ पे? वेस्ट, पश्चिमी हिल्स जो है वहाँ पे मिलता था ये
साउथ इंडिया की। द पोल्स ऑफ द साउदर्न ईस्ट, और दक्षिण समुद्र जो है वहाँ से क्या मिलते थे, मोती। द कॉरल फ्रॉम द ईस्टर्न ओशंस, जो कॉरल होते हैं ना, ये भी एक जीव है जो समुद्र में ही होता है। अगर आप कॉरल रीफ करके एक वो डालोगे ना गूगल में या फिर यूट्यूब पे, तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब यहाँ से मिलते थे। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, जो गंगा का उपजाऊपन था ना, वहाँ पे काफ़ी सारी उपजाऊ भूमि होने की वजह से खाने पीने की जो फसलें हैं बहुत अच्छे से उगती थी। और दूसरी तरफ से कावेरी में भी ऐसा था, फसलें जो हैं बहुत अच्छी होती थी, वहाँ पे भी काफ़ी उपजाऊ भूमि थी। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, खाने का सामान कहाँ से, श्रीलंका से। पॉटरी फ्रॉम म्यांमार, और जो बर्तन होते थे वो कहाँ से आते थे, म्यांमार। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, और बहुत अलग जो काफ़ी यूनिक हुआ करते थे, जो हमारे देश में नहीं हुआ करते थे, वो हम ज़रूरत के हिसाब से मंगवा लिया करते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन दैट वुड व्हाट वुड दे बी यूज फॉर। देखो ये जो थिंग्स दी हुई है ना सारी ऊपर, हमें इनकी एक लिस्ट बनानी है और ये भी बताना है इनके आगे कि ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक लिस्ट बना के कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। जो ट्रेडर्स होते थे ना, व्यापारी हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उन्हें क्या करना था, ऐसे रास्ते ढूंढते थे, वो बार बार एक्सप्लोर करते थे ऐसे रास्तों को समुद्र के रास्ते से, कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएं। सम ऑफ दीज फॉलो द कोस्ट, कुछ लोग इनमें से क्या करते थे, समुद्र के किनारों को फॉलो करते थे। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, कुछ अरेबियन सी में से उनके रास्ते थे, कुछ बे ऑफ बंगाल में से थे। अगर आप देखोगे ना मैप हमारा, ये इंडिया का मैप, ये रफली मैं साउथ आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, मैं ए बी लिख रही हूँ, फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बी लिख रही हूँ मैं, तो ये बे ऑफ बंगाल है, इस तरह से। वेयर सेलर्स टू एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सी फ्रॉम मोर क्विकली। कभी कभी ऐसा होता ना था, जब ट्रेडर्स क्या करते थे, ट्रेड करने के लिए जाया करते थे, तो वो हवाओं के साथ ही अपने जो शिप्स होते थे उनको चलाते थे, ताकि उनकी शिप्स में ज़्यादा जोर और ज़्यादा ताकत ना लगे, और आराम से वो क्विकली तेज़ी से पहुंच सकें अपने डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन क्या होता है, मंजिल। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, अगर उनको ईस्ट अफ्रीका, अब देखो अफ्रीका कहाँ पे, वो देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखो, अरेबिया कहाँ पे, वहाँ से उनको अपने देश में पहुंचना है। दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, और साउथ वेस्ट मानसून से वो चलते थे, क्योंकि वो मानसून उनको हेल्प करती थी, सीधा इंडिया के कोस्ट की तरफ जाती थी, सीधी उनकी दिशा डायरेक्शन इंडिया के कोस्ट की तरफ थी। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिप्स होती थी बनाई हुई, क्योंकि ये लंबी लंबी जर्नीज होती थी, इनमें स्ट्रॉन्ग शिप्स का होना बहुत ज़रूरी होता था। कभी कभी समुद्री तूफान देखने पड़ते थे, कितनी परेशानियाँ आती होंगी। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट, नई किंगडम्स कोस्ट के साथ, कोस्ट क्या होता है, समुद्र के लाइन के साथ। ये देखो ये आ गया ना हमारा कोस्ट, ये देखो यहाँ समुंदर, यहाँ समुंदर, यहाँ समुंदर, तो ये क्या बनता है, ये फिर कोस्टल लाइन बना ना सारा, ये सारा कोस्टल पोर्शन बना, तो इसको हम कोस्ट बोलते हैं। एंड विद हिल्स प्लेट्यूज एंड रिवर वेज, अब और किसके साथ, पहाड़ियों के साथ। प्लेट्यू होता है जो जैसे ज़मीन, प्लेन ज़मीन से थोड़ा ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से प्लेन हो। एंड रिवर वैलीज, और रिवर वैलीज के भी, अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। अगर वैलीज़ की बात करें हम, तो वो सबसे फर्टाइल क्या मानी जाती है, कावेरी। साउथ में कावेरी नदी है, उसी की उस वैली को हम सबसे फर्टाइल मानते थे। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, जो भी चीफ होते थे और राजा होते थे, अगर उनका कंट्रोल रिवर्स पे है, नदियों पे है, रिवर वैली पे है, और उसके बाद कोस्ट लाइन पे है, यानी कि समुद्र के किनारे पे है, तो वो बहुत ही पावरफुल, ताकतवर और रिच हो जाते थे। ठीक है, संगम पोएम्स मेंशन द मुविंदर के बारे में मेंशन करती हैं। संगम पोइस का क्या मतलब है, दिस इज अ तमिल वर्ड, ये एक तमिल शब्द है, मीनिंग 3 चीफ्स, इसका मतलब है 3 चीफ, यानी 3 हेड्स, यूज फॉर द हेड्स ऑफ 3, 3 रूलिंग फैमिलीज जो थी उनके हेड्स के लिए यूज़ किया गया ये मोविंदर। द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, अब मैप देखना है हमने कौन सा, 7, पेज नंबर कहाँ है, 105। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो, वो लगभग 2300 साल पहले बहुत ताकतवर बने साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, इन तीनों चीफ्स के पास 2 सेंटर होते थे पावर के। 1 इनलैंड, एक ज़मीन पे, एंड 1 ऑन द कोस्ट, दूसरा कहाँ पे, समुंदर के किनारे। ऑफ दीज 6 सिटीज़, इन 6 सिटीज़ में से 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बहुत ही खास थी, पुहर और कावेरीपट्टनम। पुहर या फिर कावेरीपट्टनम द पोर्ट ऑफ चोलास, और ये चोला वंश का बंदरगाह था। एंड मदुरई जो थी द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, ये कैपिटल थी पांड्याज की। ये दोनों ही शहर बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, वो क्या करते थे, टैक्सेस वो रेगुलरली नहीं कलेक्ट करते थे आज के समय की तरह, बल्कि वो क्या करते थे, दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल,
पीपल, वो डिमांड करते थे और उन्हें मिलते थे क्या गिफ्ट लोगों से, वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन, वो मिलिट्री एक्सपीडिशन भी करते थे, यानी कि आर्मी के हमले क्या करते थे नेबरिंग राज्य पे, तो क्या करते थे एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, वहाँ से वो क्या करते थे ट्रिब्यूट इकट्ठा करते थे अपने लिए, वहाँ से जो भी मिलता था उनको वो इकट्ठा करके लाते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग्स देयर सपोर्टर इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। वो क्या करते थे कुछ वेल्थ कुछ दौलत अपने पास रख लेते थे, बाकी वो बांट देते थे। उन किस में बांटते थे वो, जो उनको सपोर्ट करते थे, मदद करते थे, जैसे कि उनके परिवार के मेंबर होते थे, उनके सोल्जर सिपाही होते थे, उनके जो कवि होते थे। मैनी पोएट्स हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम, ऐसे बहुत सारे पोएट्स हैं, कवि हैं, जिनकी जो लिखी हुई कविताएं संगम में देखने को मिलती हैं। कलेक्शन कंपोज पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ, वो कैसे लिखते थे कि जो चीफ होते थे ना, जो उनके हेड होते थे, राजा होते थे, उनकी वो काफ़ी तारीफें करते थे और उन्हें क्या मिलता था बदले में, ऑफन रिवार्डेड देम विद प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स। उन्हें किस क्या मिलता था इनाम के रूप में पोएट्स को, कि कभी कभी प्रेशियस स्टोन्स देते थे उनको, कीमती जो पत्थर होते हैं वो देते थे, सोना, फिर घोड़े, हाथी, रथ वगैरह और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े। अराउंड 200 ईयर्स लेटर डायनेस्टी नोन एज द सातवाहना, लगभग 200 साल इनके बाद जो एक डायनेस्टी बन जाता है उसका नाम है सातवाहना, बहुत पावरफुल बन जाता है वेस्ट इंडिया में, वेस्ट यानी कि पश्चिमी भारत में, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहना, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है इनमें से, उसका नाम क्या है, गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। तो ऐसा है कि गौतमी बालाश्री, तो उनकी एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से हमें पता चलता है कि वो कितने महान थे। ही एंड अदर सातवाहना रूलर वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ, वो और उसके जो साथी, उनके जो दूसरे सातवाहना रूलर ताकतवर हुए उन्हें बोलते थे किसके भगवान, दक्षिण पथ। दक्षिण होता है साउथ, पथ होता है रास्ता, साउदर्न वे जो है उसके उनको राजा माना जाता था। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, जो साउथ की तरफ रूट जाता था, विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर साउदर्न रीजन। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। अब वो क्या कहाँ कहाँ अपनी आर्मीज को भेजते हैं, ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ एंड साउथ कोस्ट की तरफ, ठीक है। वाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट, क्यों चाहता है, क्यों वो चाहता होगा कि उसे कंट्रोल करना है, राजा को क्यों चाहिए थे वो एरिया, क्योंकि हमने पढ़ा कि कोस्ट लाइन पे जिसका कंट्रोल होता था, ट्रेड पे उसका कंट्रोल होता था और ट्रेड से उनको काफ़ी टैक्सेस और फायदे हुआ करते थे। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, अब एक कहानी है सिल्क रूट के बारे में, ठीक है। द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क, देखो जो सिल्क होता है ना वो बहुत ही सुंदर और चमकीला कपड़ा होता है, एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर, और उसे हाथ लगाओगे ना ऐसे स्लिप कर जाएगा हाथ, इतना बहुत स्मूथ होता है वो, ठीक है, बहुत सॉफ्ट एकदम से। मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज, इसीलिए ये बहुत ही वैल्यूएबल होता था, बहुत ही कीमती हुआ करता था, महंगा हुआ करता था ज़्यादातर सोसाइटीज़ में। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, अब सिल्क बनता कैसे, ये बड़ा इजी सा काम तो है नहीं। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ वो सिल्क वॉर्म, जो कच्चा सिल्क होता है ना वो कुकून आते हैं सिल्क वॉर्म के, साइंस में हम पढ़ेंगे इसको बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। तो उससे बनता है सिल्क वॉर्म से ये, तो स्पन इनटू, जो कुकून है उसको किस में बनाते हैं, धागा बनाते हैं उसका, एंड देन वूवन इनटू क्लोथ, और फिर उसे क्लोथ उसका कपड़ा बना दिया जाता था बुन के। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, जो सिल्क बनाने की टेक्निक्स थी ना वो सबसे पहले चाइना में आई, कब, लगभग अराउंड 7000 ईयर्स अगो, लगभग 7000 साल पहले। वाइल द मेथड रिमेन्ड अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये जो मेथड था ना बहुत समय तक चाइनीज़ लोगों ने क्या किया था, अपने पास छुपा के रखा था कि कैसे सिल्क बनाते हैं, ताकि किसी को पता ना चले और वो हमसे हमारी ये कला छीन ना ले। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फूट, कुछ लोग जो होते थे ना वो चाइना से बाहर जाते थे, ठीक है, दूर दूर जाते थे, पैदल चल के भी जाते थे, हॉर्स बैक पे भी जाते थे, घोड़े पे, एंड ऑन कैमल्स, कभी ऊँट पे भी जाते थे। कैरेट सिल्क विद देम, अपने साथ वो सिल्क को लेके जाते थे। द पाथ दे फॉलोड, ये लोग जो कभी पैदल चल के, घोड़े पे चल के, कैमल पे चल के सिल्क को लेकर के जाया करते थे, और जो रास्ता उन्होंने, जिस रास्ते से वो सिल्क लेके जाते थे, उसी रास्ते को सिल्क रूट का नाम दे दिया गया। समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स टू ऑफ सिल्क टू द रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, कभी कभी चाइनीज राजा जो होते थे ना वो गिफ्ट्स भेजते थे राजाओं को, ईरान के राजा को और वेस्ट एशिया के राजाओं को, सिल्क के कपड़ों के। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट, वहीं से वेस्ट में लोगों को पता चला, यानी कि पश्चिम में पता चला लोगों को कि सिल्क कोई क्लोथ है। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले की बात है, वेयरिंग सिल्क बिकेम अ फैशन, उस समय एक फैशन बन गया। आजकल भी है ना कुछ चीज़ें आपको फैशन में लगती हैं, जैसे आजकल बच्चे क्या पहनते हैं, कोरियन ड्रेसेस पहनते हैं, कोरियन गाने सुनते हैं, कोरियन बहुत फॉलो करते हैं कोरिया को, तो ये फैशन होता है। इसी तरह से ये सिल्क भी एक फैशन था, और ये किसके बीच में हुआ करता था, राजा लोग और अमीर जो बहुत ही रईस लोग होते थे रोम में, वो इस चीज़ को फॉलो करते थे। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा होता था, बोलो कैसे, एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, कहाँ चाइना है और उधर से इटली पहुंचोगे आप, अगर वर्ल्ड मैप में देखो तो इटली बहुत ही दूर है चाइना से। अगर आज के समय में एयर ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज हैं,
शिप्स का टेक्निक बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तो उस समय बहुत महंगी पड़ती थी चीज़ें। अलॉन्ग डेंजरस रोड्स, और रास्ते जो बहुत बहुत खराब और खतरनाक हुआ करते थे। थ्रू माउंटेन एंड डेजर्ट्स, कभी पहाड़ियाँ आती थी, कभी कभी रेगिस्तान आ जाते थे बीच में। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट्स ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलोइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। जो लोग रास्ते के आसपास रहा करते थे ना, वो व्यापारियों से पैसे मांगते थे कि उनको रास्ता अगर वहाँ से लेना है तो पैसे देने पड़ेंगे। लुक एट मैप 6 मैप में हमने देखना है, जो पेज नंबर पे 76 और 77 पे है। अच्छे से इसको देखना। विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस, वो किसके बारे में बताता है? हमें सिल्क रूट के बारे में बताता है, और इसके जो शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ से होके जाता है सिल्क रूट। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, कुछ जो राजा थे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की बहुत बड़ा पोर्शन जो रास्ते का है उसको। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। ऐसा क्यों हुआ था? कि उन्हें टैक्सेस से बहुत फ़ायदा होता था। अगर वो इन रास्तों को कंट्रोल करते थे तो वहाँ से टैक्स मिलते थे उनको, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स, और फिर उनको ट्रिब्यूट्स भी मिलते थे और गिफ्ट्स भी मिलते थे। दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते थे वो लाते थे वो सब। ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रूट, जो इस रास्ते से गुजरते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक बाय द रॉबर्स। इसके बदले में जो ये सारा सामान ट्रेडर्स उनको देते थे ना, उसके बदले में राजा लोग उन्हें प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा दिया करते थे कि उन्हें कोई भी लुटेरा लूटेगा नहीं, उनके राज्य से वो बहुत ही शांति से निकल सकते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान्स। सबसे ज़्यादा जाने गए रूलर्स हैं, राजा हैं जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया, वो हैं कुशान। वो कहाँ थे? हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में उन्होंने राज किया है। एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन जो भारत का है वहाँ पे भी अराउंड 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले की बात है ये। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड द मथुरा। उनके जो दो मेजर सेंटर पावर के थे वो क्या थे? पेशावर और मथुरा। पेशावर पाकिस्तान में और मथुरा इंडिया में। टैक्सीला नॉर्थ वेस्ट में वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, उन्हीं के राज्य में वो आया करता था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। उन्हीं के राज्य में एक ब्रांच, एक शाखा जो है सिल्क रूट की, कहाँ से बढ़ी? सेंट्रल एशिया से सी पोर्ट यानी कि समुद्री रास्ते तक गई। एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, कहाँ पे? सिंधु नदी के मुख पे, यानी जहाँ पे वो समुद्र के साथ मिलती है। टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, ठीक है। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर, वहाँ से जो सिल्क होता था उसे कहाँ ले जाते थे? रोम के लिए ले जाया करता था। कुशान्स वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ सबकॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में अगर सोने के सिक्कों की बात करते हैं तो सबसे पहले राजा कुशान ही थे जिन्होंने शुरू किया था। दीज वर यूज बाई ट्रेडिंग अलॉन्ग द सिल्क रूट्स। ट्रेडर जो होते थे ना सिल्क रूट से, वो लोग इस सोने के सिक्के को इस्तेमाल किया करते थे। वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज़ कार्ड्स अलॉन्ग द सिल्क रूट? ऐसा क्यों लगता है आपको? कार्ड्स को लाना सिल्क रूट पे बहुत मुश्किल होता होगा। देखो बुल जो होता है ना, वो रास्ते तंग हों, ऊंची नीची जगह हों, इतना टफ और हार्ड एनिमल नहीं है, इसीलिए बहुत टफ था। सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाय सी। सिल्क जो था चाइना से समुद्र के रास्ते से भी भेजा जाता था। ट्रेस द रूट्स ऑन द मैप 6, आपको रूट ट्रेस करना है मैप 6 पे, जो पेज नंबर 76 77 पे। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टिंग सिल्क बाय सी? क्या फ़ायदे थे और क्या प्रॉब्लम्स थी ट्रांसपोर्टिंग सिल्क की जो हम समुद्र से भेजते थे? फ़ायदे ये थे कि आराम से थोड़ा शॉर्ट रूट हुआ करता था और मानसून की वजह से थोड़ा इजी होता था जाने में, जानवरों वगैरह का डर नहीं रहता था। और प्रॉब्लम्स ये थी कि शिप्स को स्टडी होना बहुत ज़रूरी था और ट्रेन लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी था, जो ज़रूरी नहीं हर समय मिल पाते। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अब देखो बुद्धिज्म को कैसे बढ़ाया गया। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वॉज कनिष्क। कनिष्क सबसे कुशान रूलर्स में से फेमस माना जाते हैं। हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो, लगभग 1900 साल पहले उन्होंने राज किया। ही ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया। वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स, वहाँ पे कौन आते थे? स्कॉलर्स आते थे। स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञाता लोग होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट खास मुद्दों को वो वहाँ पे डिस्कस किया करते थे। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ये एक कवि हैं जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी को लिखा है। बायोग्राफी ये होता है कि किसी की कहानी किसी के द्वारा लिखा जाना। द बुद्धा चरिता, द बुद्धा लिव्ड इन हिज कोर्ट। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत, ये सब लोगों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। अ न्यू फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म, नया जो फॉर्म था बुद्धिज्म का वो सामने आया। नोन एज महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड, इससे महायाना बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, दो अलग इनके जो फीचर्स थे वो। अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर्स बाय यूजिंग सर्टन साइंस, तो बुद्धा के प्रेजेंस को स्कल्पचर में पहले कैसे शो करते थे? कुछ साइंस के साथ, है ना। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। अब उनका जो लॉर्ड बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अटेन किया उसे पीपल ट्री के साथ कंपेयर करके उसके साथ जोड़ के लिखा जाता है। नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड, अब क्या है कि लॉर्ड बुद्धा के जो हैं स्टैचू यानी बुत बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है।
एंड मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, इनमें से खासकर ज़्यादा कहाँ पे बनाए गए थे, मथुरा में, वाइल अदर्स वर मेड इन टेक्सिला, और कुछ को टेक्सिला में बनाया गया था। सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्व, जो दूसरा बदलाव ये था कि बोधिसत्व में विश्वास था, ठीक है। दीज वर सपोज टू बी पर्सनस हु हैड अटेंड एनलाइटमेंट, इनको माना जाता था कि इन्होंने एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति कर ली है। वंस दे अटेंड एनलाइटनमेंट, एक बार उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, तब वो आइसोलेशन अकेले में रहेंगे पूरी तरह से, एंड मेडिटेट इन पीस, और शांति से ध्यान लगाएंगे। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इसके हालांकि इसको करने के बजाय दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच हेल्प एंड हेल्प पीपल अदर पीपल, वो क्या करते थे, पढ़ाते थे, हेल्प करते थे दूसरे लोगों को। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर, अब बोधिसत्व का वर्शिप होना शुरू हो गया, पूजा होना, एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हो गया, फैल गया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान, और धीरे धीरे कोरिया और जापान में भी फैल गया। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड द साउथर्न इंडिया, वेस्ट यानी कि पश्चिमी भारत और साउथ यानी कि दक्षिण भारत में भी फैला ये। एंड क्वी वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मंक्स टू लिव इन, बहुत सारी केव्स बनाई गई ताकि वहाँ पे जो मंक्स हैं वो रह सकें आराम से। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस, कुछ जो इनमें से हैं वो राजा और रानियों के ऑर्डर से ही बनी। दीज वर ऑफन आइसोलेटेड नियर passes through the western ghats, roads connecting prosperous ports in the on the coast with the cities in the Deccan ran through these passes trade philosophy. हाल्टेड इन दीज केव मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, देखो जब भी मंक्स चलते थे ना वो इन्हीं गुफाओं में कहीं ना कहीं रुकते थे। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड, बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए दक्षिण और पूर्वी एरियाज़ की तरफ ध्यान दिया जाने लगा। और टू श्रीलंका की तरफ, म्यांमार की तरफ, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट के एशिया, और दूसरे कुछ पार्ट्स हैं देश के वहाँ भी, एशिया इंक्लूडिंग Indonesia, known as Theravada Buddhism was popular in these areas, यहाँ पे थेरावेड़ा बुद्धिज़्म को मानते थे ये लोग, ठीक है, मच्छी नहीं खाते थे ये लोग। रीड पेज 100 करो वंस मोर, पेज 100 को एक बार फिर से पढ़ो। कैन यू थिंक ऑफ हाउ बुद्धिज़्म स्प्रेड इन दीज लैंड्स, कैसे फैला होगा कि उन्होंने मोनेस्ट्रीज, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा था वहाँ पे धर्म का प्रचार करने के लिए। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, क्या उनकी ख्वाहिश इच्छा रहा करती होगी यात्रियों की। एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवांस एंड शिप्स, पिलग्रिम ऑफन ट्रेवल्ड विद देम, तो ऐसा होता था कि जैसे व्यापारी लोग जाया करते थे ना ग्रुप्स में, तो उन्हीं के साथ यात्री लोग भी चले जाते थे अक्सर, क्योंकि अकेले डर लगता था। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहियान हु केम टू द सबकॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो। फाहियान बहुत ही जाने माने यात्री हैं जो भारत में आए लगभग 1600 साल पहले। जुआनजैंग हम बोलते हैं ना, जुआनजैंग नहीं है इनका नाम है ह्यून सैंग, हु केम अराउंड 1400 ईयर्स अगो, लगभग 1400 साल पहले ये भारत में आए। एंड आई क्विंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर जुआनजैंग, यानी ह्यून सैंग, ये एक इंसान के नाम है, इनके 50 साल बाद आए हैं। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, ये उन प्लेसेस को विजिट करने आए थे जो लाइफ ऑफ बुद्धा से जुड़े हुए थे, ठीक है। एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी बहुत फेमस थी, उन्हें देखने आए थे ये। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर इन ऑन देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम, वो सब चीज़ों के बारे में लिखते थे, कैसे उन्होंने यात्रा की, क्या क्या मुश्किलें आई उनको, कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज देखी उन्होंने, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, सब लिखते थे और अपने साथ वो बुक्स ले जाया करते थे लिख करके। हाउ फाहियान लिखा हुआ है, रिटर्न टू चाइना, कैसे वापस गए वो। फाहियान बिगैन, इसे फाहियान पढ़ेंगे, जियान नहीं पढ़ेंगे। बिगैन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल, उन्होंने कहाँ से शुरू की थी, बंगाल से ईस्ट की तरफ ही। बोर्डेड अ शिप, वो किस में चढ़े, एक शिप में चढ़े, बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स, जो व्यापारियों की थी, ठीक है। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फ्रॉम फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, उन्होंने मुश्किल से 2 दिन का यात्रा की होगी, तब उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा, समुद्री तूफान का। द मर्चेंट्स बिगैन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड as to lighten the load and save the ship from sinking, अब जो व्यापारी है वो सारा सामान फेंक रहे हैं समुद्र में कि उनकी जो नाव है उसका जो वेट है वो कम हो जाए, थोड़ा हल्का हो जाए,
ठीक है, जो डूब रही थी ना वो बच जाती। फाहियान थ्रू अवे हिज मीगर पर्सनल बिलोंगिंग्स, फाहियान ने अब बहुत सारी अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको फेंक दिया, ठीक है, बट क्लंग टू हिज बुक्स एंड द स्टैच्यूज ऑफ द बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड, लेकिन वो अपने उसके साथ चिपके रहे जो उन्होंने बुद्ध स्टैचूज लिए थे यहाँ से लॉर्ड बुद्धा के, और कुछ किताबें थी उनके पास, उनको नहीं छोड़ा उन्होंने। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 डेज, तो लगभग 13 दिन के बाद स्टॉर्म जो है वो ख़त्म हो गया। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी, इस तरह से वो सी को डिस्क्राइब करते हैं। द सी इट सेल्फ इज़ बाउंडलेस इन एक्सटेंट, उनका कोई बाउंड नहीं होता है क्योंकि वो हर तरफ चारों तरफ जितना देखो उतना समुद्र दिखता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मतलब ये बहुत मुश्किल था कि ईस्ट या वेस्ट को हम समझ पाएँ सन को देख के ही, सिर्फ मून और स्टार्स इन देयर मोशन। अब मून और स्टार्स के मोशन से देखो, इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर बाय द विंड। अब अगर कोई डार्क हो जाता है, जैसे अंधेरा सा छा जाता है या फिर मौसम बारिश वाला है, तो फिर क्या करना होता था, फिर ये लोग क्या करते थे, उनको सीधा हवाओं के रुख के साथ ही चलना पड़ता था। इट टुक हिम मोर देन 90 डेज टू रीच जावा, लगभग 90 दिन से ज़्यादा लगे जावा पहुंचने के लिए। जावा क्या है, पूर्वी साउथ ईस्ट एशियन यानी कि पूर्वी और दक्षिणी एशियन कंट्री है वो, जावा। वेयर ही हाल्टेड फॉर 5 मंथ्स, लगभग उन्होंने वहाँ पे कितनी देर स्टे किया है, 5 महीने। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना, जो दूसरी शिप लेना जो उन्हें कहाँ लेके जाती, चाइना की तरफ लेके जाती, ठीक है। ट्राई एंड ट्रेस द रूट फाहियान टुक ऑन मैप 6 पेज 77, आपको क्या करना है, जिस रूट से फाहियान ने अपने चाइना की तरफ यात्रा पूरी की उसे ट्रेस करना है अपने मैप में, ठीक है। जुआनजैंग यानी ह्यूइन सांग, इसको पढ़ते हैं हम, हु टुक द लैंड रूट बैक टू द चाइना, वो किस रास्ते से गए थे, ये समुद्री से गए थे, तो ह्यूनसांग किस रास्ते से गए, उन्होंने ज़मीन का रास्ता चुना, थ्रू द नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम की तरफ से, एंड सेंट्रल एशिया। मैंने कैरिड बैक विद हिम स्टैचूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, उन्हें अपने साथ क्या लिया, उन्हें लिया जो लॉर्ड बुद्धा के स्टैचूज बने थे सोने के, सिल्वर चांदी के, एंड सैंडलवुड होता है चंदन के, एंड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेज, लगभग 20 हॉर्सेज के ऊपर उन्होंने सामान लाद के लिया। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड, और लगभग 50 जो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ना वो गायब हो गई थी, खत्म हो गई थी जब वो कहाँ थे, नदी को क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज़, उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट्स ले जाके संस्कृत से चाइनीज़ में कोशिश करी उन्हें ट्रांसलेट करने की। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, नालंदा एक बहुत ही यूनिक सेंटर था, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ये। जुआनजैंग यानी ह्यूइन सांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, बहुत सारे यात्री आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, नालंदा जो बिहार में थी। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ पीरियड, उस समय ये बौद्ध विहार हुआ करता था जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्ड इट, इस तरह से उन्होंने इसके बारे में बताया है। टीचर्स द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, जो टीचर्स होते थे ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे, बहुत ही काबिल हुआ करते थे, ठीक है। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, वो किसकी टीचिंग फॉलो करते थे, लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे। इन ऑल सिंसियरिटी, बहुत ही सिंसियरिटी सी, बहुत ही समझदारी से। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, देखो विहार जो बौद्ध विहार आते हैं ना वहाँ के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो देम, और हर किसी को उन्हें मानना पड़ता था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, पूरे समय में जो है डिस्कशंस हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी उनके बारे में। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, बूढ़े और जवान एक दूसरे को मदद किया करते थे, ठीक है। लर्नड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ केम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स, जो पढ़े लिखे लोग आते थे ना दूसरे शहरों से, वो अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर करते थे, अपने जो उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है समझने के लिए आते थे। द गेट कीपर आस्क्ड न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो गेट कीपर होते थे ना बहुत ही मुश्किल जो है प्रश्न पूछा करते थे। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज, और लोगों को एंटर तभी करने देते थे वो जब वो इन क्वेश्चन के आंसर दे दिया करते थे। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, ये 7-8 ज़्यादातर लोग आंसर नहीं कर पाते थे 10 आंसर में से, ठीक है। लिस्ट द रीज़न वाई ह्यूनसांग वांटेड टू स्टडी इन नालंदा, आपको लिस्ट करना है रीज़न क्यों ह्यूनसांग जो है नालंदा में पढ़ना चाहते थे। द बिगिनिंग ऑफ द भक्ति, या भक्ति की बात करते हैं हम। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम एंड द वर्शिप ऑफ
certain deities which became a central feature of the later Hinduism gained an importance. एक कुछ भारतीय जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया गया था. These deities include Shiva, Vishnu and goddess such as Durga. ये मूर्तियाँ किसकी होती थी? ये भगवान शिव की होती थी, विष्णु भगवान की होती थी और कुछ माताओं की मूर्तियाँ जैसे कि माँ दुर्गा की. These deities were वर्शिप थ्रू भक्ति. इनकी पूजा कैसे की जाती थी? भक्ति से. एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम. बहुत ही ये प्रचलित हुआ विचार. भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डाइटी. देखो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ये है कि जो इंसान, कोई भी इंसान, मानो वो शिव जी की पूजा करते हैं तो वो शिव जी के भक्त हो जाएंगे ना. तो किसी भी एक मूर्ति को अपना इष्ट मान के लोग पूजा करते हैं तो उसी को भक्ति बोला करते थे. एनीबॉडी वेदर रिच और पुअर, कोई भी कर सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, किसी भी, चाहे वो ऊंची कास्ट का चाहे छोटी कास्ट का, कुछ भी हो. ठीक है. मैन और वुमेन, औरत हो या आदमी, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, के वो भक्ति का रास्ता अपना सकते थे. द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता. जो भक्ति का विचार है ना वो कहाँ पे लिखा गया है? भागवत गीता में लिखा गया. अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, ये हिंदुओं की एक पवित्र किताब है. विच इज़ इंक्लूडेड इन द महाभारता, जिसे महाभारता में इंक्लूड किया गया है. इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क्ड अर्जुना हिज डिवोटी एज फ्रेंड. जो भगवान कृष्णा है ना वो अर्जुन को, जो उनके भक्त हैं और दोस्त हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टू अबेंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज टू इन हिम. उन्होंने कहा कि हर धर्म को छोड़ दो और उनकी चरण में चले जाएं. एज ओनली ही कैन सेट अर्जुना फ्री फ्रॉम एवरी इवल. वो क्योंकि भगवान कृष्ण उनको हर पाप से मुक्ति दे देंगे. दिस फॉर्म ऑफ द वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये जो फॉर्म था ना, ये जो तरीका था भक्ति का, ये पूरे देश में फैलता गया धीरे धीरे. दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस. जो लोग ये रास्ता अपनाते थे ना वो ज़्यादातर जोर किस चीज़ पे देते थे कि भाई हर इंसान को क्या करना चाहिए? एक इंडिविजुअल रास्ता ढूंढना चाहिए वर्शिप करने का, पूजा करने का. अपने मन से कर सकते हैं, अपने घर में कोई भी इंसान है ना अकेले में, रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इलैबोरेट सेक्रीफाइसेस. बड़े बड़े यज्ञ करने की, बड़ी बड़ी बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इस विश्वास के तहत क्या था? इफ़ अ डिवोटी worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form of which he or she may desire. तो अगर वो मन से कोई भी पूजा करता है तो भगवान उनके सामने प्रकट होंगे जैसा भी वो चाहते होंगे उसी रूप में. सो द deity could be thought of as a human being, lion, tree or any other form. तो जो मूर्ति हैं उन्हें देखा जाता था कि वो किस रूप में आ सकते हैं, इंसान के रूप में, जानवर के रूप में या फिर किसी पेड़ के रूप में भी हो सकते हैं. वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, एक बार जैसे ही ये जो विचार है मान लिया गया, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डाइटीज. तो फिर धीरे धीरे जो कलाकार थे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जो है मूर्तियाँ और उनकी इमेजेस बनाना शुरू कर दिया. भक्ति क्या चीज़ है? comes from the संस्कृत term भज, meaning to divide or share. इसका मतलब क्या होता है? ये संस्कृत शब्द है भक्ति, भज, उससे निकली है भक्ति. इसका मतलब होता है शेयर करना, बांटना. दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी. इससे हमें दोनों तरफ से भगवान और उनके भक्त के बीच के रिश्ते के बारे में पता चलता है. भक्ति इज डायरेक्टेड टू वर्ड्स भागवत. जो भक्ति है वो किसकी तरफ है? भागवत की तरफ है. विच इज़ ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, जिन्हें हम भगवान की तरह मानते हैं. बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भागा, जो जिसके पास कोई पोजेशन हो, कुछ हो, या फिर बांटता है, कोई अपना हिस्सा. भाग होता है हिस्सा, लिटरली गुड फॉर्च्यून फॉर और ब्लिस. तो मतलब अगर वो ऐसा करता है कि जो इंसान भक्ति में जाता है वो किस्मत और आशीर्वाद का पात्र हो जाता है. द डिवोटी नोन एज द भक्ता और द भागवत शेयर्स हिज और हर चोजन डाइटीज भाग. तो जो भक्त होते थे ना वो क्या करते थे? अपने अपने हिसाब से अपनी भक्ति क्या करते थे अपने भगवान की. अ पोएम बाय अ भक्त, एक भक्त ने एक कविता लिखी है. मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल अस दैट रिचेस, लर्निंग एंड हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली एंश्योर अ क्लोज रिलेशनशिप विद डाइटी. बहुत सारी जो भक्ति की कविताएं हैं वो हमें ये बताती हैं कि आप चाहे अमीर हों या आपकी बहुत ज़्यादा ऊंचा स्टेटस हो सोसाइटी में, तो इससे ये नहीं तय हो जाता कि आप बहुत ऊंचे हो तो आपका रिश्ता भगवान से उतना ही स्ट्रॉन्ग है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द पोएम कंपोज इन तमिल बाय अपार. अपार एक कवि रहे हैं तमिल की भाषा के, बहुत ही प्रचलित हैं. उन्होंने लिखी है ये कविता. अ डिवोटी ऑफ शिवा, और वो शिवा को मानते हैं. हु लिव्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो, वो लगभग 1400 साल पहले थे. अपार वॉज अ वेलाला. वेलाला क्या होता है? वेलाला बहुत ही बड़े ज़मींदार की बात जिसको बोलते हैं. तो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था ये. द लिपर विद रोटिंग लिम्स, लेपर विद रोटिंग लिम्स, सड़ रहे उसके जो लिम्स होते हैं ना, बॉडी पार्ट्स. ठीक है. द मैन हु इज़ रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण, इवन द स्कैवेंजर.
जो इंसान ब्राह्मण जिसको नीचा मानता है, मानो स्कैवेंजर क्या होता है, जो छीलते हैं वगैरह जानवरों का मांस निकालते हैं, इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट्स दैट इज डिवोटी, अगर वो भक्त हैं ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, जो गंगा को अपने बालों में अपनी जटाओं में समाये रखते हैं, दैट इज शिवा आई वर्शिप देम, मैं उनकी पूजा करता हूँ, वो कोई भी हो सकते हैं, दे आर गॉड्स टू मी, अगर वो भगवान शिव के भक्त हैं तो वो मेरे लिए भगवान हैं। व्हाट डज द पोएट रिगार्ड एज मोर वैल्यूएबल, कि पोएट के लिए क्या यहाँ पे, अगर कवि की बात करें तो यहाँ वो क्या ज़्यादा किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सोशल स्टेटस और डिवोशन। ये तो हमें पता है कि सोशल स्टेटस को नहीं दिया गया है इंपॉर्टेंस, बल्कि डिवोशन को दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना, बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल, जो देवी देवता थे बहुत स्पेशल होते थे। दीज इमेजेस ऑफ द डाइटीज वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स, अलग से उनके लिए बनाए जाते थे घर। प्लेसेस दैट वर वी डिस्क्राइब एज टेम्पल, अब ये मूर्तियाँ कहाँ रखते थे, मंदिरों में रखते थे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस टेम्पल्स, इन टेम्पल्स के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम, चैप्टर 11 में। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, भक्ति से बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्ट के फॉर्म सामने आते हैं, बहुत कला के फॉर्म आते हैं, जैसे स्कल्पचर बनाना, मूर्ति बनाना, पोएट्री लिखना, कविता लिखना, एंड आर्किटेक्चर यानी कि कुछ बनाना। ठीक है, आर्ट। हिंदूज कौन हुए, द वर्ड हिंदूज लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस, जो हिंदू शब्द है ना, तो वो कहाँ से लिया गया है, इंडस रिवर से लिया गया। ठीक है, इट वॉज यूज बाय अरब्स, जो अरब आए थे ना वो उन्होंने इस्तेमाल किया था, और ईरानियन जो थे, ठीक है, पर्शियन लोग थे, टू रेफर टू द पीपल हु लिव्ड इन द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे उनको हिंदूज बोला जाने लगा। एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, और जो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनको, इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ्स, और जो उनके धार्मिक विश्वास थे उनको भी एल्सवेयर। अबाउट 2000 years ago Christianity emerged in Western Asia. Jesus Christ was born in Bethlehem, which was then part of the Roman Empire. Christ's teaching were that he was the savior of the world. देखो ऐसा है कि 2000 साल पहले की बात है जब क्रिश्चियनिटी वेस्ट एशिया में आती है, पश्चिमी एशिया में। तो जीसस क्राइस्ट का जो था वो कहाँ पैदा हुए थे, बेथलेहम, जो कहाँ था, रोम के एम्पायर का एक हिस्सा था। क्राइस्ट जो टीचिंग थी, क्राइस्ट की जो टीचिंग थी वो क्या थी, ही वॉज सेवियर, वो क्या थे, संसार को बचाने वाले थे। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद लव एंड ट्रस्ट अदर्स, तो उन्होंने ये भी सिखाया कि लोगों को प्यार से ट्रीट करो, प्यार से उनके साथ रहो, और उन्हें उनमें विश्वास भी करो, जस्ट एज दे देमसेल्व्स वांटेड टू बी ट्रीटेड, जैसे अगर आपको लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, वैसे ही आपको दूसरों को भी करना है। हेयर आर अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, कुछ वर्सेस दिए हैं यहाँ पे बाइबल से। द होली बुक दैट कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट, लॉर्ड क्राइस्ट के जो टीचिंग्स है ना वो इस किताब में हैं। ठीक है, ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, वो लोग आशीर्वाद पात्र हैं जो चाहे भूखे प्यासे रहकर अच्छाई और बुराई, अच्छाई के बारे में, अच्छाई की खोज में है। फॉर दे शैल बी फिल्ड, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, कि जो दयावान हैं, क्योंकि हर इंसान दया चाहता है, अगर दया की ज़रूरत हो तो दयावान जो हैं वो भी आशीर्वाद तुलनीय है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, तो जिनका दिल साफ है और जिससे वो भगवान को देख पाते हैं वो लोग भी आशीर्वाद के पात्र हैं। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, जो लोग शांति फैलाते हैं वो भी आशीर्वाद तुलनीय हैं और वो भगवान के बच्चे हैं। क्राइस्ट टीचिंग अपील टू ऑर्डिनरी पीपल, क्राइस्ट की जो ये शिक्षाएं थी ना उनको, वो आम लोगों को बहुत अच्छी लगी। देन क्या होता है, एंड स्प्रेड थ्रू आउट वेस्ट एशिया, और पूरे पश्चिमी एशिया में फैल गई हैं, अफ्रीका एंड यूरोप में भी फैल गई। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स केम फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद इन 100 years ऑफ द क्राइस्ट डेथ। ठीक है, जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर है ना वो वेस्ट एशिया से वेस्ट कोस्ट में आए थे, हमारे देश के वेस्ट कोस्ट में, जो लगभग 100 साल पहले, विद इन 100 years ऑफ द क्राइस्ट डेथ, नहीं, जो क्राइस्ट की डेथ के 100 साल के अंदर अंदर। लुक एट द मैप 6 को देखना है, पेज 76-77, एंड ट्रेस आउट द रूट दैट दे मे हैव यूज्ड, और आपको रास्ता देखना है जो उन्होंने चुना था। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नोन एज सीरियन क्राइस्ट, केरला के क्रिश्चियन को सीरियन क्राइस्ट माना जाता है। ठीक है, बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, और वो वेस्ट एशिया से ही शायद आए हैं, ऐसा माना जाता है। आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, ये सबसे पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, उनमें से एक माने जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। एक्सरसाइज वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे ये ज़रूर देख लेना और इनका ध्यान रखना। बाकी हमने चैप्टर में सारा पढ़ा है। कुछ भी पूछना है, कहना है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कह सकते हैं। बाकी अगला एक्सरसाइज वर्क करने तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। सब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।